अच्छा सॉरी यार, थोड़ा सा कुछ लोग आ गए थे। अच्छा मैं बता रहा था ये कि यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आ गई है कि जो मैं लिखा था मैंने यहाँ पे दो ग्राफ बनाने के बाद कि एक अगर हमारे पास ये ग्राफ है F1 और अगर दूसरा ग्राफ हमारे पास ये है F2, ठीक। तो मैंने कहा था कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि F1 जो है वो बिलोंग करता है, बेहतर है ना ये F1 F2 से, तो ऑर्डर ऑफ इन बिग ओ ऑफ F2 यूँ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगर बेस्ट केस लिखना है तो आप लिखेंगे F2 जो है वो बिलोंग करता है ओमेगा ऑफ F1, ठीक। ये समझ में आती बात। ये तो एक मैंने दो ग्राफ के हिसाब से बताया, वो तो मैं अभी जब आऊँगा तो बता दूंगा मजर में। क्वेश्चन भी आज जब कराऊंगा ना तो उसके हिसाब से मैं इसको समझाऊंगा। क्वेश्चन में हम नॉर्मली ग्राफ से तो नहीं समझेंगे, क्वेश्चन में जिससे समझेंगे वो मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरह से होगा भाई कि आपके पास, जैसे मैं अभी लिखा था ना, आपके पास एक टी ऑफ एन है और आपने कहा कि मैंने उसको n+1 डिवाइड बाय 2 उसकी रनिंग टाइम कैलकुलेट किया मैंने, ठीक। रनिंग टाइम मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। अब इसको किस, जब आप रनिंग टाइम कैलकुलेट कर रहे थे तो उस वक्त आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि डेटा आपको वर्स्ट केस का दिया गया था या बेस्ट केस का दिया गया था या किस केस का दिया गया था। अगर वर्स्ट केस का डेटा दिया गया था तो इस वक्त इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि हमारी इसकी ये रनिंग टाइम है, ठीक है, रनिंग टाइम RT। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने जा रहे हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो अगर ये वर्स्ट केस के लिए डिफाइन हो रहा है तो ऑर्डर ऑफ, अब हम बयान करेंगे n स्क्वायर, यानी हमारा फंक्शन जो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, यानी हमारा फंक्शन जो है, जो भी फंक्शन जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रनिंग टाइम ये आया था उसका वो बिलोंग करेगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और अगर ये बेस्ट केस के लिए आया है तो आप कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है बिलोंग करेगा ओमेगा ऑफ n स्क्वायर में। समझ आ रही बात है? अभी मैं एवरेज केस को नहीं डिस्कस करूँ। अब मैं जो बता रहा था वो ये था कि देखो इसकी इंग्लिश हमने नहीं लिखी कहीं पे भी, कहीं पे भी कोई इंग्लिश हम नहीं लिख रहे, तो हमें इसके पीछे की इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो हमें पता होनी चाहिए कि भाई इससे बात करना क्या मकसद होता है। तो दोनों का मतलब एक ही है, ये फंक्शन F2 है तो फंक्शन F2 को n स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दो, n क्यूब से रिप्रेजेंट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो हम इसको समझते हैं ब्लू वाले को, ठीक। तो इसको जब समझेंगे तो इस तरह से कि अगर आपका डेटा वर्स्ट केस के लिए दिया गया था, वर्स्ट केस के लिए दिया गया था और आप इसको वर्स्ट केस में लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ, यानी आपका जो फंक्शन जिसका रिजल्ट ये आया है, ये इसको अगर वर्स्ट केस का डेटा भी दे दी जाए, देखो वर्स्ट केस का डेटा दो में मैंने समझा दिया, डिफरेंट एल्गोरिथम में डिफरेंट टाइप के डेटा उसके वर्स्ट केस होते हैं, दो को मैंने समझा दिया, यानी सॉर्टिंग में क्या वर्ड्स होता है और सर्चिंग में क्या वर्ड्स होता है, ये तो समझा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में समझाएं चाहिए, टेबुलर के लिए देते हैं। मैं आपको इस सर्चिंग के लिए बताता हूँ, सर्चिंग में ज़रा आसानी से आपको समझ में आ जाता है। ये आपके पास डेटा है, ठीक है, और आपने कहा कि ये 5 है, ये 9 है, ठीक, ये 8 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 10 है, ये 12 है, इस तरह का ये डेटा दिया हुआ है। अब आप ये कहते हैं कि मुझे इसमें 13 ढूंढना है। अब 13 ढूंढना है तो इस वक्त आपने इसको वर्स्ट केस का डेटा दिया, ये जो ढूंढना चाहते हैं वो इसमें है नहीं, तो लिहाजा उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन करना पड़ेगा, सही है। तो ये वर्स्ट केस है। इस केस में, इस वर्स्ट केस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, जो भी आएगी, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम बिग ओ से जाहिर करेंगे, बिग ओ। इस केस में जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उसको बिग ओ से जाहिर करेंगे। ओके, मुझे पता है लीनियर होगी तो मैंने इसको लीनियर लिख दिया, ये ओ है, थीटा नहीं ओ है। और अगर कोई कहता है कि इसमें फाइंड करो 5 फाइंड करो,
अब अगर इस डेटा के अंदर 5 फाइंड करना है तो वो इसका बेस्ट केस हो जाएगा। बेस्ट केस के लिए अब हम लिखेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 1। ठीक है, ये भी थोड़ी देर में आपको समझ आना शुरू होगा। समझ आ रही बात है? तो जब जो जो इम्पोर्टेंट बात है ना, सारे स्टूडेंट सुनो गौर से, जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो आपको, कि इसको बोलना क्या है। देखो, हमने एसिम्प्टोटिक बिहेवियर से शुरू किया, 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशन डिफाइन किए, उनमें से उस एसिम्प्टोटिक नोटेशन डिफाइन को हम पढ़ना चाहते हैं। तो अब आपको इंटरप्रिटेशन आती होगी ना, तो कम से कम बोल तो सकोगे ना क्या बात हो रही है। कि अगर आपका कोई रनिंग टाइम ये आ जाता है, ये जो रनिंग टाइम आपके पास है, जो नजर आ रहा है हमें, ये रनिंग टाइम अगर आपके पास आ गया, तो अब आप ये नहीं बेधड़क आप लिख दें कि भाई ये बिग ओमेगा इसका ये है, या बिला धड़क आप लिख दें। एक नोट करना है, एक फोन और आ रहा है। सॉरी भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इसको इंटरप्रेट करना दो। अभी मैं सवाल रोकता हूँ थोड़े तुम लोग का ना, मैं, और जिसे आपको कंप्लीट सॉर्ट करना है तो वर्ड्स केस होगा। मैं भी सवाल लेता हूँ तुम्हारा, 2 मिनट रुक जाओ। तो अगर हमारा रनिंग टाइम ये आ गया है और ये रनिंग टाइम किसी वर्स केस के सिनेरियो में आया है, तो हम इसको कहेंगे कि ये इसका आंसर ऑर्डर ऑफ, ये पूरा नहीं लिखते नॉर्मली, हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि हमारा एल्गोरिथम जो हमने सेलेक्ट किया है वो वर्स केस में भी स्क्वायर फैमिली से बुरा नहीं होगा। ठीक है, और अगर किसी ने कहा है कि एफ बिलोंग टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर, किसी और के मतलब एल्गोरिथम में, कि उसका बेस्ट केस कंसीडर करके सॉल्व किया और उसकी ऑर्डर ये आ गया, तो ओमेगा से अगर प्रेजेंट हुआ, इसका मतलब ये होगा कि हमारा एल्गोरिथम चाहे उसको कितना ही अच्छा डेटा क्यों ना दे दें, अच्छा डेटा से मुराद क्या होता है कि अगर आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं और सॉर्टिंग फॉर्मेट में ही डेटा दे दें, ठीक है, सॉर्टेड डेटा ही दे दें, तब भी उस वो एन स्क्वायर कैटेगरी से अच्छा नहीं चलेगा। समझ में आई बात है? और इसी तरह से अगर आप फंक्शन में पढ़ना चाहते हैं तो फंक्शन स्क्वायर मैंने एक अजम्पशन पे लिया है, ये तो भी मैं आपको बता दूंगा सीक्वेंस लिख के कि कौन बेहतर होता है कौन बेहतर नहीं होता। और अगर इसमें देखना चाहते हो तो ग्राफ में आपको अच्छे और बुरे नजर आ रहा है कि ये बेसिकली ग्रीन वाला पुअर परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू रेड वाले की। तो हम लिखते हैं कि F1 जो है, हमारा जो एल्गोरिथम है F1, इस वक्त हमने F1 को कंसीडर किया, हमारा जो एल्गोरिथम है F1 वो बेसिकली वर्स्ट केस में भी F2 से बुरा नहीं हो सकता। कुछ भी कर लें आप, वो F2 से बुरा नहीं होगा। और अगर F2 के लिए बात करें तो F2 के लिए बात ये होगी कि F2 के आप कितना ही अच्छा डेटा क्यों ना प्रोवाइड कर दें, वो F1 से बेहतर नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है इसके पीछे जो हिडन ओमेगा और थीटा के पीछे जो हिडन चीजें वो ये है कि वो ये बताती हैं कि अच्छा और बुरे को डिफाइन करता है, अच्छे और बुरे को डिफाइन कर रहा होता है। नॉर्मली हम अच्छे को डिफाइन नहीं करते क्योंकि उससे उसकी परफॉर्मेंस पता नहीं चलती। क्यों? जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि F2 जो है उसको कितना ही अच्छा डेटा दे दें वो F1 से अच्छा नहीं हो सकता, चलो ठीक है, लेकिन इसकी जब इस पर बुरे हालात आएंगे, इसको हम वर्स कंडीशन का डेटा देंगे तो क्या हालत होगी इसकी, क्या ये क्यूबिक हो जाएगा, क्या ये और वर्स हो जाएगा। तो इसलिए हम नॉर्मली हर चीज को वर्स केस में, कि आप जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमारे माली हालात जितनी खराब क्यों ना हो जाए लेकिन हम इस बुरे हालात में इस तरह सर्वाइव कर जाएंगे, इस तरह बोल सकते हैं हम। ठीक है, अच्छे हालात में तो सभी सर्वाइव कर जाते हैं, तो इसलिए वर्स केस को डिफाइन किया जाता है। क्लियर हो रही बात? ये जब हम करेंगे तो और मजीद समझ में आएगा। तो वी आर डिफाइनिंग द वर्स्ट केस नॉर्मली।
तो इसलिए जब कहा जाए तो हम बेस्ट केस डिफाइन करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम वर्स्ट केस को डिफाइन करते हैं। अब मैं आपके सवालात लेता हूँ, फिर मैं आगे की तरफ पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि हम बबल सॉर्ट को सर्च करें। उसमें मैं आपको दोनों केसेस डिफाइन करके समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अब बात क्या हो रही है। मुजम्मिल साहब ने 1:22 पे क्वेश्चन किए थे, मैं उसको पढ़ लेता हूँ, अगर मेरे समझ आ गया तो मैं समझा देता हूँ। अगर और मैं ये नहीं समझता कि सारी बातें आपको अभी समझ आ जाएंगी, आस्ते आस्ते समझ आएंगी। नई चीज़ पढ़ने अभी मैं इसको एब्जॉर्व कराना चाह रहा हूँ, फिर डिस्टेंस लर्निंग पे पढ़ने काफ़ी मुसीबतें हैं, तो वो चीज़ें और मैं कुछ चीज़ें इरिटेट भी हो रहा हूँ लिखते वक्त, तो चीज़ें सामने हैं, लिहाजा इसलिए थोड़े से मसाइल हैं। मैं अब सवाल लेता हूँ। मुजम्मिल कह रहे हैं नहीं सर क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, गॉट इट सर। चलो क्वेश्चन नहीं किया तो हम आगे बढ़ते हैं। बस मेरा मेरा मेन कंसर्न ये है कि अब हमें ओमेगा का एक हिंट मिल गया और ऑर्डर ऑफ ओ का एक हिंट मिल गया हमें कि भाई ये क्या चीज़ है, ऑर्डर ऑफ ओ क्या है, ओमेगा क्या है, एक हिंट हमें। एवरेज भी बता देता हूँ, थोड़ी देर में रुको, मैं एवरेज बताता हूँ, अभी मिक्सअप नहीं करना चाहता, ठीक है। तो एवरेज केस मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लिखे हुए नहीं मिलेंगे तुम्हें कहीं पे, और लिखे मिलेंगे तो समझ नहीं आएंगे उस अंदाज में। एवरेज देखो, बेस्ट केस क्या हुआ, बेस्ट केस क्या हुआ कि जब आपका डेटा जो है वो बेस्ट केस प्रोवाइड किया गया और आपने बताया कि अब हम इससे बेहतर नहीं हो सकते। वर्स्ट केस क्या हुआ कि जब आपको बुरा डेटा बताया गया और आपने कहा हम इससे बुरे नहीं हो सकते। यानी जैसे अगर कोई बाप अपने बेटे को कंपेयर कर रहा हो मोहल्ले में, तो कहता है हाँ मेरा बेटा इससे या बेटी जो है इससे बुरा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि एक आपने अपर लिमिट बयान कर दी कि इससे यानी गाली दे सकता है लेकिन किसी को मार नहीं सकता, मिसाल है कि इससे बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर हम किसी अच्छे से कंपेयर करेंगे कि मेरा बच्चा जो है इससे अच्छा नहीं हो सकता, तो उसको हम सही से एवेल्यूएट नहीं कर पाएंगे। हाँ ये तो सही है कि इससे अच्छा नहीं हो सकेगा, लेकिन बुरा कितना है ये नहीं पता चला हमें। मेरी बात समझ में आ रही? तो इसीलिए नॉर्मली हम वर्स्ट केस को डिफाइन करके मेरा एल्गोरिथम इससे बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम नॉर्मली इसको वर्स्ट केस को हम ज्यादा कंसीडर करते हैं। जब कहा जाए तो हम बेस्ट केस को भी तो लिखते हैं। अब एवरेज केस क्या होता है? एवरेज केस को होता है जिसमें हमें पता ही नहीं होगा उसका वर्स्ट और बेस्ट क्या है। हम कंफ्यूज हो कि भाई नहीं समझ आ रहा है कि ये बेस्ट केस के लिए किया गया है या वर्स्ट केस के लिए किया गया है। अगर हमें ये समझ ना, मैं अभी बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूँ, DAA में बहुत अच्छे तरीके से इसको आप समझेंगे और डायग्राम से समझेंगे, और इक्वेशन भी लिखूंगा इसकी DAA। अभी नहीं लिख रहा, अभी आप परेशान हो जाओगे। तो जब आप कंफ्यूज हो कि ये किस केस का, अब जैसे मैं थीटा ऑफ एन स्क्वायर लिख दूं, तो ये एक एवरेज केस कहलाता है। यानी ना तो आपको ये बेस्ट केस के बारे में बता रहा है ना वर्स्ट केस के बारे में बता रहा है, दोनों मिक्सअप है, कुछ इसमें बेस्ट है कुछ वर्स्ट है, ठीक है। तो इसलिए आप कहते हैं कि ये एवरेज केस है। जब आपको ये ना समझ आ रहा हो कि आपने जो डेटा आपने जो एल्गोरिथम लिखा है वो बेस्ट केस के लिए लिखा है या वर्स्ट केस के लिए लिखा है, तो इस बेसिस पे आप उसको थीटा लिख देते हैं। लेकिन आपको क्लियरली पता हो कि ये बेस्ट के लिए वर्स्ट के लिए लिखा है, तो फिर आप उसको ओ या ओमेगा से जो है एनालाइज करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फैमिली। मैं कुछ फैमिली जल्दी जल्दी लिखता हूँ, मैं लिखना भूल गया तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं फैमिली लिखता हूँ, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। सिक्वेंशियल ऑर्डर, सीक्वेंशियल ऑर्डर में सवाल देख लेता हूँ, सॉरी यार मैं पहले लिख लूँ ये तो सवाल। सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम की सीक्वेंशियल ऑर्डर की फैमिलीज। तो मैं सवाल देख लेता हूँ, अगर कोई सवाल है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर थीटा तो आपने बेस्ट के लिए बताया, नहीं मैंने साकिब थीटा बेस्ट के लिए नहीं बताया, मैंने एवरेज के लिए थीटा बताया। और से देख लेना स्लाइड को, फिर दोबारा मैं बोल देता हूँ। वर्स्ट के लिए बिग ओ है, ठीक है, एवरेज के लिए थीटा है, और बेस्ट के लिए, हाँ, और बेस्ट के लिए जो है वो ओमेगा है, बेस्ट के लिए ओमेगा है, और मैं निशान भी ओमेगा का ही बना रहा हूँ, ठीक है। अभी आ जाएगा सामने। थीटा जो है वो बिग थीटा जो है वो बेस्ट नहीं है, बिग थीटा एवरेज के लिए। ये अगर मैंने गलत बना भी दिया सही कर लेना, वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत बनाया। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास फैमिलीज। अब एल्गोरिथम जो है वो ऑलरेडी कुछ फैमिलीज डिफाइन है सीक्वेंशियल ऑर्डर में अपने बेस्ट केस के हिसाब से। जैसे सबसे पहले जो है वो कांस्टेंट, यानी सबसे पहले जो है मैं ऑर्डर थीटा में लिख रहा हूँ, थीटा लेकिन लिख नहीं सकता यहाँ पे, थीटा का ऑप्शन मेरे पास है नहीं, तो मैं ओ में लिख देता हूँ। ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन इज कॉल्ड बेसिकली कांस्टेंट रनिंग टाइम, ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ वन है। उसके बाद टू,
यानी सिक्वेंशियल ऑर्डर में सबसे अच्छा एल्गोरिथम वो होता है जो ऑर्डर ऑफ 1 में हो, यानी वर्स्ट केस में भी चलाया जाए तब वो ऑर्डर ऑफ 1 हो, यानी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का डायग्राम में बना दूंगा, अभी मैं सवाल नहीं ले रहा, लिख रहा हूँ अभी मैं। उसके बाद है लॉग एन, ठीक है, ये तो हम लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लॉग एन का मतलब है लॉगरिथम फॉर्मेट के अंदर हो। ये बाइनरी सर्च इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, बाइनरी सर्च। तीसरा है लीनियर, इसको लिख देता हूँ, ये है लीनियर, इसको भी लिख देता हूँ लॉग फॉर्म, ठीक है। तीसरा है आपके पास लीनियर, सबके फॉर्म में एक जगह ही लगा देते हैं, ये इस मैनेज लग रहा है, ठीक है। तीसरा है भाई लीनियर, ये है लीनियर, ठीक। ये मैं सवाल नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा इंतजार करना, मैं लिख दूँ फिर मैं सवाल की तरफ आता हूँ। चौथा है आपके पास एन लॉग एन, ये अपने परफॉर्मेंस के लिहाज से एल्गोरिथम की कैटेगरी पहले से डिफाइन है, आपका एल्गोरिथम इन्हीं में से किसी कैटेगरी में बिलोंग करेगा। पांचवा है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, आ गया क्या, एन स्क्वायर, ठीक है, या ऑर्डर ऑफ एन क्यू एंड सो ऑन। छठा है ऑर्डर ऑफ, ठीक। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं 2 की पावर n, ये है। और सातवां है, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल, मैं लिख रहा हूँ अभी आपको सच समझना है, फैक्टोरियल। ये बेसिकली एल्गोरिथम की सीक्वेंस है। मैं अब सवाल की तरफ आता हूँ थोड़ी देर में। यानी अगर किसी एल्गोरिथम आपने एल्गोरिथम बनाया और वो इस फैमिली नंबर 1 से बिलोंग कर गया, वर्स्ट केस में सबसे बेस्ट एल्गोरिथम, इससे अच्छे एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करते। फिर आपने बनाया और वो लॉग एन फैमिली में आ गया, तो वो सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी में बिलोंग करता है। आपने बनाया और लीनियर में आ गया, थर्ड कैटेगरी में बिलोंग करता है। फिर ये फोर्थ कैटेगरी है एन लॉग एन, उसके बाद फिफ्थ कैटेगरी है एन स्क्वायर, फिर उसके बाद अगली कैटेगरी एन क्यूब एंड सो ऑन, और फिर उसके बाद 2 की पावर एन, यानी कांस्टेंट की पावर नहीं है और हाई। तो ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में बेस्ट टू लो है, बेस्ट टू लो, यानी सबसे बेस्ट है और सबसे लो है, ठीक हो गया। अब आपके एल्गोरिथम जब हम बनाते हैं, ये कितनी अच्छी बात है कि हम किसी दो एल्गोरिथम को एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम किसी एल्गोरिथम को बनाते हैं और जब उसको एनालाइज करते हैं तो वो इन्हीं किसी फैमिली से बिलोंग करता है और 5वीं कैटेगरी तक एक्सेप्टेबल होता है। इसके बाद जो 6ठी और 7वीं कैटेगरी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर हम उसको चेंज करते हैं। तो 5th कैटेगरी हमारा कट ऑफ पॉइंट है, यहाँ तक कि एल्गोरिथम जो है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, उसके बाद की कैटेगरी के एल्गोरिथम एक्सेप्ट नहीं किए जाते और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही होती है, ठीक है। अब आइए सवाल की तरफ, 9 सवाल आते हैं। अच्छा जी, हाँ थीटा तो इसी तरह मेरे पास असल में कीबोर्ड में कहाँ है थीटा, मेरे को कीबोर्ड में नजर ही नहीं आ रहा है। कीबोर्ड में थीटा है कहीं पे? ये है, तुमने तो सही लिखा है। अच्छा कॉपी कर लें, अरे माशाल्लाह, ठीक है, अब तो लिख लिया बेटा, अब क्या करना है, थीटा कॉपी कर लें। सर 6 और 7 बता दे कैटेगरी, 6 और 7 कैटेगरी, ये कैटेगरी जो है बेसिकली कांस्टेंट की पावर n है, n की पावर कांस्टेंट, ये फिर भी स्लो होता है, एक्सेप्टेबल है ना, पॉलिनोमियल कहलाता है ये। और ये जो है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n को मैं इस तरह समझाऊं तुम्हें, मैं ऑर्डर दोबारा समझा देता हूँ। 2 की पावर n का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट है और उसमें 3 एलिमेंट है। जी सर, 1, 2 और 5, राइटिंग इतनी खराब हो रही, 1, 5 और 9, राइट, ये 3 एलिमेंट है। और कोई आपसे कहता है कि इसके सबसेट बनाए, सबसेट तो याद होगा आपको, सबसेट, इसके सबसेट बनाए। तो जब आप कहते हैं सबसेट बनाएंगे, जी नहीं मैं, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे वो बताइए। आप कहेंगे कि नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला होता है जी, 6 नहीं होंगे 8 होंगे मेरे भाई, 8, 2 की पावर n। इसके सबसेट जो होंगे वो 2 की पावर n, यानी सबसेट which is equal to 2 की पावर n, दिस इज कॉल्ड सबसेट। तो अब अगर मैं कहता हूँ
कि सबसेट बनाने का एल्गोरिथम लिखें और वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाए तो वो ये कैटेगरी है बेसिकली। सही है, बात समझ में आ रही है? तो ये कैटेगरी जो है ना बहुत हाईएस्ट है, यानी थोड़ा सा डेटा बढ़ाएं, यानी मिसाल के तौर पे 3 से 4 कर दें तो 8 से 16 पे चला जाएगा वो, और फिर 4 से 5 एक डेटा बढ़ाएंगे 32 हो जाएगा, यानी डबल के हिसाब से आगे की तरफ बढ़ेगा। बहुत हाईली जो है वो इसके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। डेटा थोड़ा बढ़ता है लेकिन ये इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाती है। इसी तरह फैक्टोरियल भी है। तो ये दोनों हमारी रेंज से बाहर है, ये हम DAA में पढ़ेंगे। और अगर इनकेस ऐसा कोई एल्गोरिथम हमारे सामने आ भी जाता है तो उसको डायनेमिक एल्गोरिथम से उसको इंप्रूव किया जाता है, जो भी आपकी रेंज से बाहर। ये समझ में आ गई नहीं बात? ये हमने लिख लिया यहाँ पे इसके सीक्वेंशियल ऑर्डर में। बाइनरी सर्च ऑर्डर एन, सॉरी बाइनरी सर्च लॉग एन, बबल सॉर्ट एन स्क्वायर, मर्ज सॉर्ट एन लॉग एन, सारी कैटेगरीज हमारे सामने है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बबल सॉर्ट। भाई थोड़ा टाइम दे दो। नहीं सर, क्या रेडेक्स सॉर्ट एन स्क्वायर, ये याद नहीं है भाई। क्विक सॉर्ट एन लॉग एन, क्विक सॉर्ट एन लॉग एन। ठीक है, अब आइए अब मुझे इम्तहान ना लो और मैं चलता हूँ बबल सॉर्ट पे, और बबल सॉर्ट को शुरू करते हैं। टाइम कम है हमारे पास तो इसलिए बबल सॉर्ट को पहले एनालाइज करें। हाँ बताइए मुजम्मिल साहब, आपके सुन लेते हैं। पूछें कि अपनी सबसे आप ही सुन रहे हैं, जल्दी पूछो। ऑर्डर दोबारा समझा दें। ये दोबारा समझाने वाले थे, ये तो शायरी में होता है, मुकर्रर दुबर्रर तिबर्रर। अच्छा सर, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है? अभी जब आप एनालाइज करेंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि रनिंग टाइम निकालेंगे, रनिंग टाइम से ऑर्डर निकालेंगे, फैमिली पता चल जाएगी। ठीक है, मुजम्मिल की बात सुनने नाराज हो जाएंगे। ऑर्डर मैंने मिटा दिया, तुमने पहले बोला था। चलो बोला नहीं तो कहो, मैंने पहले ही बोला था। अच्छा देखो, हमारी एल्गोरिथम जो हम एनालाइज करते हैं ना, अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, ज़ाहिर है सारी चीज़ें फ़ौरन समझ नहीं आएंगी। बबल सॉर्ट को एनालाइज करूँगा थोड़ा समझ आएगा तुम्हें। तो जब हम एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं ना, तो वो किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कौन सी फैमिली अच्छी है और बुरी है? जैसे हम कहते हैं हमारे नज़रिए के मुताबिक दुनियावी हिसाब से जो अमेरिका चला गया वो अच्छा, और जो पाकिस्तान में रहा वो अच्छा नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये डेवलप है, या जो ज़्यादा कमा रहा है वो अच्छा, और जो कम कमा रहा है, तो एक फैमिली हमने बयान कर दी है। जो 1 लाख से ऊपर है वो अच्छी फैमिली में कमा रहा है, जो 1 लाख से कम कमा रहा है वो, तो ये एक फैमिली जो डिसाइड करी जाती है ना। इसी तरह एल्गोरिथम को भी एनालाइज करने के लिए फैमिली बता दी गई। जब आप एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे, जो तो जनरल मेथड है, रनिंग टाइम निकालेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे। रनिंग टाइम हमें फॉर्मूला दे देता है, उससे हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। अब अगर वो ऑर्डर आपका ठीक है किसी कांस्टेंट, इसको कहते हैं कांस्टेंट रनिंग टाइम, कांस्टेंट फैमिली में चला जाता है, तो वो बेसिकली सबसे बेस्ट है। और अगर वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन की कैटेगरी में चला जाता है, अब ये तो सीखा नहीं ना अभी आपने कि कैसे करेंगे, वो तो सीखेंगे अभी। लेकिन अगर इसमें आ जाता है, अभी तो ये एज्यूम करो आ जाता है इसमें, तो वो सेकंड हाईएस्ट बेस्ट कैटेगरी है। और अगर कोई लीनियर कैटेगरी में आ जाता है तो वो थर्ड हाईएस्ट कैटेगरी। अगर कोई ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन कैटेगरी में आ जाता है तो वो फोर्थ हाईएस्ट कैटेगरी। अगर कोई जो है ऑर्डर ऑफ लॉग एन कैटेगरी में चला जाता है, और कहाँ चला गया, लॉग ऑफ एन स्क्वायर कैटेगरी में चला जाता है, तो ये बेसिकली फिफ्थ हाईएस्ट कैटेगरी है। समझ में आई? अब आप हर एल्गोरिथम पहले से डिसाइडेड, हम कोई नया एल्गोरिथम तो पढ़ने नहीं जा रहे, हम तो पुराने एल्गोरिथम पढ़ेंगे। मर्ज सॉर्ट फोर्थ कैटेगरी का एल्गोरिथम है, बबल सॉर्ट फिफ्थ कैटेगरी का एल्गोरिथम है। ठीक है, बाइनरी सर्च सेकंड कैटेगरी का एल्गोरिथम है, हैश टेबल फर्स्ट कैटेगरी का एल्गोरिथम है। ये सारे एल्गोरिथम डिसाइडेड है, हमें तो इन्हीं बने हुए एल्गोरिथम को समझना है, तो हम कोई नया एल्गोरिथम एनालाइज नहीं करने जा रहे। ठीक है, तो अब उस एल्गोरिथम को जब एनालाइज करेंगे तो समझ आएगा हमें। अच्छा जी,
कहते क्या है? जी सर, समझ आ गया। साकिब साहब, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, अब आगे समझ मुजम्मिल साहब। मैं हमारे डाउनलोड से डरता हूँ, जैसे मैं डाउनलोड अभी नहीं कर रहा है, बाद में डाउनलोड कर लूँगा। आगे बढ़ जाए भैया। अगर ये किसी को एडमिट करने का तो मैंने कर लिया एडमिट, सॉरी देर हो गई शायद। सर ग्राफ है, ग्राफ इमेज में, हाँ हाँ बिल्कुल इमेज से बना। नमाज ब्रेक हम लेंगे 2 बजे, जब ये बंद हो जाएगा ना, अभी वाला हमारा सेशन, तो हम नमाज ब्रेक ले लेंगे। ग्राफ से बना सकते हैं, ग्राफ से कुछ इस तरह बनाते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर वन, ये सबसे पहली कैटेगरी है, ये सॉरी ये लाइन टेढ़ी हो गई, ये सबसे पहली कैटेगरी, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ वन। कांस्टेंट का मतलब होता है आप डेटा बढ़ाते चले जाएं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बढ़ेंगी, ठीक। दूसरी जो इमेज दी है उसमें है, या मैं इमेज खोलने से डरता हूँ ज़रा यार, उसमें ना वायरस का खतरा होता है, ज़रा माजर ईमेल कर दोगे फिर भी सही है, मेल में तो वायरस चेक हो जाता है। अच्छा जी, दूसरा है लॉग एन। लॉग एन जो है वो बेसिकली बहुत ही आस्ते आस्ते आगे की तरफ बढ़ता है, ये लॉग एन है, ठीक हो गया। उसके बाद है एन। एन जो है वो लीनियर है, वो कुछ, सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ। एन जो लीनियर है वो कुछ इस तरह से होता है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ग्रीन से, दिस इज कॉल्ड लॉग ऑर्डर ऑफ, राइटिंग के लिए माजर, लॉग एन। और लीनियर है ये, लीनियर का मतलब है ऑर्डर ऑफ एन, समझ रहे हो ना? अभी ग्राफ से बता रहा हूँ, इनके ग्राफ नजर आ रहे होंगे, ये बढ़ रहा आगे। इसी तरह से एन लॉग एन, एन लॉग एन जो है वो थोड़ा सा इससे हाईली आगे की तरफ जाता है, इस तरह से एन स्क्वायर, और वो बेसिकली हमेशा ही आगे जाएगा इस तरह से। तो ये इसके ग्राफ होते हैं। नजर नहीं आ रहा लगे राइटिंग को, अब तो आ रहा है ना नजर, ठीक हो गया तक। अब आगे बढ़े, अब आइए हम बबल सॉर्ट पे जाते हैं। जी सर। अच्छा, बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेसिकली डेटा सॉर्ट करके देता है। 3 ऑर्डर इसके होते हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ। एक बेस्ट केस होता है, एक वर्स्ट केस होता है, एक एवरेज केस होता है। नॉर्मली हम लोग जो एल्गोरिथम लिखते हैं वो वर्स्ट केस को सामने रख के लिखते हैं, और सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रखना है। तो आपके पास जो डेटा दिया हुआ हो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रखेंगे, इसके लिए एल्गोरिथम लिखा जाता है। बबल सॉर्ट मेरा ख्याल है सबको आता होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी समझा देता हूँ कि बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम जो है वो किस तरह काम करता है। सबसे पहले वो क्या करेगा बबल सॉर्ट, कि वो, क्योंकि इसके अंदर बबल बना के हम वैल्यूज को चेक करते हैं, बबल से मुराद है कि 2 एलिमेंट करके, तो पहले वो 32 और 51 को आपस में कंपेयर करेगा, यानी 2 एलिमेंट को पिक करेगा और इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा, 32 और 51 को। और अगर सेकंड एलिमेंट छोटा है, फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है, दोबारा सुन लो, इस वक्त के लिहाज से जो हम पढ़ रहे हैं, वरना ये नौयत के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से अगर सेकंड एलिमेंट छोटा है, पहला एलिमेंट बड़ा है, तो ये स्वैपिंग कर देगा, वरना कुछ किए बगैर अगले 2 एलिमेंट को चेक करेगा। तो अभी हमारे पास ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास सेकंड एलिमेंट बड़ा है, तो ये कुछ किए बगैर अगले 2 एलिमेंट को चेक करेगा। अगला 2 एलिमेंट ऐसा नहीं है कि 32 और 51 को चेक किया तो अगला 2 एलिमेंट 27 और 85, नहीं, बाउंड्री वैल्यू को 2 दफा चेक करता है। 32 और 51 को चेक करने के बाद, ठीक है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। जब कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो फिर वो 51 और 27 को कंपेयर करेगा। जब 51 और 27 को कंपेयर करेगा तो अब हमारे पास वैलिड अपॉर्चुनिटी आ गई है कि सेकंड डेटा बड़ा है और फर्स्ट डेटा, यानी पहला डेटा बड़ा है दूसरा छोटा है, 27 छोटा है और 51 बड़ा है। तो अगर दोनों के कंपेयर में सेकंड वाला छोटा हो तो स्वैपिंग करनी है, तो स्वैप कर देगा उसको।
स्वैपिंग का मतलब ये 27 पहले आ जाएगा, 51 बाद में चला जाएगा। समझ आई बात है? तो अब आप जरा देखिए, यहाँ पे नजर आ रहा है कि 27 पहले आ गया और 51 बाद में चला गया। और ये करने के बाद 51 को, अब ये दो डेटा यहाँ पे अपनी जगह पे आ चुके हैं। 51 को 85 से, अपनी जगह पे नहीं आए सॉरी, दो डेटा को छोड़ के ये आगे बढ़ गया और 51 को 85 से कंपेयर करेगा। 51 को जब 85 से कंपेयर करेगा, एक मिनट देना, मैं सवाल लेता हूँ 51 को। तो अब आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी ट्रू है कि जो बड़ा डेटा है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो इसको चेंज नहीं करेगा। और चेंज नहीं करने के बाद फिर 81 को चेंज नहीं करने के बाद फिर 81 को 66 से चेक करेगा, 85 को। 85 को जब 66 से चेक करेगा तो यकीनन यहाँ पे हमारी वैलिड ट्रू हो रहा है, तो 66 छोटा है तो ये स्वैप कर देगा, तो 66 बैक आ जाएगा, 85 आगे चला जाएगा, तो हमारे पास ये शक्ल आ जाएगी 85 आगे। फिर 85 को 23 से कंपेयर करेगा, तो 85 को जब 23 से कंपेयर करेगा 23 बैक आ जाएगा, 85 राइट पे चला जाएगा, क्योंकि 85 बड़ा है। तो हमारे पास शक्ल जो है कुछ इस तरह से आ जाएगी, 85 बड़ा होगा। 85 को जब 13 से चेक करेगा तो 85 बड़ा है तो राइट पे चला जाएगा, तो हमारे पास अब ये शक्ल आ जाएगी। और फाइनली 85 को 57 से करेगा तो 85 लास्ट में। ये पूरी कंपेयर, यानी देखो पहला कंपैरिजन किया तो एक डेटा जो है जाके अपनी जगह पे सॉर्ट हुआ है, एक डेटा 85, और अब यहाँ तक का डेटा जो है सॉर्ट होना बाकी है। इसको कहते हैं पास नंबर 1, P1। अब हम इसका सेकंड पास चलाएंगे, पास यानी PASS, पास नंबर 2। ये एग्जाम में सवाल आता है बहुत कसरत से। पास नंबर 2 चलाएंगे। पास नंबर 2 जब चलाएंगे तो एक कम, अगर इस डेटा का साइज गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो पास 1 में तो ये 8 पूरा एंड तक गया, लेकिन पास 2 में ये एक कम चलेगा। क्यों? क्योंकि एक डेटा शॉर्ट हो गया, तो हम यहाँ तक चलाएंगे। ठीक है, पास 2 में हम एक डेटा कम लेके चला रहे हैं और फिर दोबारा से इसी तरह कंपेयर करेंगे, इन दोनों में चेक होगा। जब इन दोनों में चेक होगा तो 27 छोटा है तो 32 आगे चला जाएगा। फिर 32 जब यहाँ आ जाएगा तो 32 और 51 में चेक होगा, कुछ नहीं होगा। फिर 51 और 66 में चेक होगा तो कुछ नहीं होगा। फिर 66 और 23 में चेक होगा तो 63 यहाँ आ जाएगा। फिर 63 और 13 में चेक होगा तो 66 यहाँ आ जाएगा, और 66 और 57 में होगा तो 66 यहाँ आ जाएगा। तो दूसरे पास में 66 सॉर्ट हो जाएगा, और बाकी यहाँ जो चेंजेस आए होंगे वो तो आई होंगी। और उसके बाद जब पास नंबर 3 चलाएंगे तो यकीनन दो डेटा सॉर्ट हो चुका है, उसको शामिल नहीं करेंगे, उसके कम चलाएंगे। तो कितना कम होता जा रहा है? जितने पासेस हैं। ठीक है, इसको हैंडल करने के लिए दो लूप है, टू लूप्स। टू लूप्स क्यों है मैं बताता हूँ। भाई हमारा इंडिकेशन, उसको चलाने के लिए टू लूप्स है। टू लूप्स कौन कौन से हैं? टू लूप्स है, एक लूप बेसिकली पास को कंट्रोल करेगा, तो कहेगा मैं पहले पास पे खड़ा हूं, यानी i इज इक्वल टू 1। i इज इक्वल टू 1 का मतलब है पास नंबर 1 पे खड़ा हूं। और दूसरा लूप इसकी इंटरनल कंपैरिजन कराएगा, यानी j से अगर चला ले तो j इसकी इंटरनल कंपैरिजन करा रहा होगा। फिर उसके बाद आप सेकंड पास पे जब आएंगे तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और j जो है फिर दोबारा इंटरनल। तो j नॉर्मली देखा जाए, सवाल ले लेता हूँ मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, 2-3 सवाल आ गए, मैं सवाल लेके फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कंपैरिजन होता हुआ जाएगा। जी बिल्कुल सही है मुजम्मिल। नंबर ऑफ पासेस लेन माइनस, बहुत अच्छी बात की नूर मोहम्मद साहब, नूर अहमद साहब। इनर लूप विल बी यूज्ड टू कंपेयर टू इंडेक्स, बिल्कुल सही कहा आपने माशाल्लाह। कौन है ये? नूर अहमद साहब। फिर इरफान हैदर कह रहे हैं सर नेस्टेड लूप होगा। यस नेस्टेड लूप होगा, बिल्कुल सही बात है, आपने भी सही कहा। इनर एंड आउटर, हसान बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनर वैल्यू तो वो चलेगा और आउटर पासेस, जी बिल्कुल सही है, इनर कंपैरिजन के लिए चलेगा। और तो नॉर्मली जैसे अभी एक बात इन्होंने की कि डेटा साइज अगर हमारे पास n है, इस यार अपने एग्जाम में सवाल आ सकता है, डेटा की तादाद अगर n है तो पासेस वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस जरूरी होता है, वर्स्ट केस में पासेस जो हैं वो n-1 चलेंगे। अगर 8 डेटा है तो 7 पासेस चलेंगे। ठीक है, और कंपैरिजन
कंपैरिजन एट ईच पासेस वो n-1। हर स्टेज पे जितना डेटा होता है उससे एक कम कंपैरिजन, यानी 8 डेटा है तो 7 कंपैरिजन। जैसे मिसाल के तौर पे कितना डेटा है, 8 डेटा है, तो दो करके करेंगे तो 7 कंपैरिजन, यानी 1 कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन, 4 कंपैरिजन, 5 और 6। ठीक है, ये इस वक्त 7 डेटा है तो 6 कंपैरिजन हो गए। और जैसे जैसे डेटा शॉर्ट होते जाएगा हम कंपैरिजन को कम करते चले जाएंगे। समझ आ रही है, डेटा कम हो जाएगा, हम इन दोनों डेटा को कंसीडर ही नहीं करेंगे बाद में। ये दोनों डेटा कंसीडर नहीं होंगे तो हमारी कंपैरिजन भी कम होती जाएगी। तो उसको हम अभी हैंडल करेंगे अपने कोड में। तो ये तो बेसिकली बबल सॉर्ट का बेसिक रूल है जो आपको आना चाहिए और आपने कई दफ़ा पढ़ा है, कई दफ़ा पढ़ चुके हैं आप। किसी भी एल्गोरिथम में नेस्टेड लूप होता है तो एन स्क्वायर फैमिली, जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारा मकसद अभी एन स्क्वायर फैमिली तो सही है। अदील बहुत अच्छी बात तुमने की, लेकिन सवाल ये एक रटी रटाई बात है। लेकिन मैं पूछूं इसका रनिंग टाइम निकालो, फिर क्या करोगे? मैं पूछता हूँ फैमिली छोड़ दो, रनिंग टाइम निकालो, तो फिर क्या करोगे? सवाल एग्जाम में आता है, वी डोंट नीड क्या फैमिली और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम कहते हैं रनिंग टाइम निकालो, फिर तो पूरा प्रोसेस करोगे ना। ये मैं बात किससे कर रहा हूँ अभी? अदील से। ठीक है, तो फिर तो हम पूरा प्रोसेस करेंगे, तो प्रोसेस सिखाना है मुझे बेसिकली। और इस तरह रट्टे वाली चीज़ें बचपन में सिखाई जाती थी चाइल्डहुड में, हमेशा आप उसको प्रोसेस करके सवाल सॉल्व करना। अदील का आंसर दे दिया मैंने, नूर अहमद साहब, कंपैरिजन टू ईच पास लेंथ -1। बिल्कुल सही तुम्हारा आंसर है नूर मोहम्मद साहब, काफ़ी अच्छा पढ़ के आए तुम लोग। ब्रेक होगा इस मीटिंग के बाद? जी, इस मीटिंग में ये ख़त्म हो जाएगी, 3 मिनट रह गए हैं, तो फिर हम 2:20 या 2:25 पे ज्वाइन करेंगे दोबारा से। सो वी विल नॉट वेस्ट आवर प्रोसेसिंग पावर ऑन कंपैरिजन। जी बिल्कुल सही है, सही कहा। हम एक एक करके कम करते चले जाएंगे और अपने, हालांकि अगर हम सॉर्टेड वाले से कंपेयर कर लेंगे तो हमारा टाइम बिला वजह वेस्ट होगा, क्योंकि जब डेटा साइज ज़्यादा हो जाए तो फिर ये वेस्टेज हमें पता चलता है। बेसिक ऑपरेशन से निकलेंगे, बेसिक ऑपरेशन से, जी बेसिक, वेरी गुड वेरी गुड, बेसिक ऑपरेशन से निकालेंगे। एल्गोरिथम बड़ा होगा तो हम एक एक लाइन को सॉल्व नहीं करेंगे, तो बेसिक ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड अदील, यस सर, ठीक है, सबके आंसर दे दिए मैंने। अब हम आते हैं एल्गोरिथम पे। ये था, इसको हमने बेसिकली एक मॉडल को बनाने से पहले, एल्गोरिथम बनाने से पहले ये लर्न कर लिया कि क्या चीज़ है। अब एल्गोरिथम को समझते हैं। पास टू इसी तरह चलता रहेगा। हमारे पास 3 चीज़ें सामने आई। एनालाइज हमने ये किया कि हम एक वर्स्ट केस के लिए इसको लिखेंगे और हर दफ़ा जब नए पास में जाएंगे तो एक एक करके कम कंपैरिजन करते चले जाएंगे। कम कंपैरिजन इसलिए कि अगर हमारे पास, ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे पास डेटा की तादाद एक बहुत ह्यूज सी है, बहुत ह्यूज डेटा है, गौर सुनना, यानी मैं कहता हूँ 1 मिलियन डेटा है, मिसाल है 1 मिलियन डेटा है, और यहाँ तक का डेटा सॉर्ट हो चुका है आपका। आप बबल सॉर्ट लगा रहे हैं ना, बबल सॉर्ट में आपने बैक साइड से सॉर्टिंग शुरू की है यहाँ से, तो यहाँ तक का डेटा सॉर्ट हो चुका है। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है, आपकी ख्वाहिश होगी कंपैरिजन खाली इन्हीं के दरमियान होना, क्योंकि अगर इसमें भी कंपैरिजन होना शुरू हो गया, क्योंकि ये स्वैपिंग तो नहीं करेगा लेकिन कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, तो ये टाइम का वेस्टेज है या नहीं है? तो इसलिए हर पास में आप एक एक करके कंपैरिजन कम करते चले जाएंगे। 1 मिलियन होगा और जिस रास्ते पे आप होंगे तो आपका कंपैरिजन सिर्फ यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात है? तो इस तरह से आपने इसको चलाना है। तो इस बात का ख्याल रखना है अपने एल्गोरिथम में। तो एग्जाम में वाइवा में सवाल पूछा जाता है कि आपके एल्गोरिथम में ये बात कहाँ लिखी है, वो क्या आपने नहीं लिखी, जिसने भी लिखी है वो कहाँ लिखी है। तो हम इसके एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम है, तो हम पहले एल्गोरिथम समझते हैं, ये वाली स्लाइड से पहले। अब ये हमारे पास लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो हम एल्गोरिथम को बीच में छोड़ देंगे, तो इससे अच्छा है कि हम एल्गोरिथम को ब्रेक के बाद ही समझें। तो देखो, जो मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट बताता हूँ। प्रोजेक्ट में ना थोड़े अच्छे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करो आप, अच्छे स्टूडेंट हो। मैंने जो दिया है ना, वो बहुत पुराने ज़माने में से चला आ रहा है, वही कॉपी करके मैंने दे दिया। अभी मैं नया कुछ ढूंढूंगा, उसमें कुछ एड ऑन करूँगा अगले वीक। ये मैंने आइडिया के लिए दिया था, आप लोग परेशान हो रहे थे प्रोजेक्ट टाइटल, तो अभी मैं हो सकता है कि इनमें से एक्सेप्ट ना करूँ या कुछ अच्छे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूँ खाली। तो आप भी ढूंढें। जी मैंने लिखा है ना आखिर वाले, मैंने जब प्रोजेक्ट सारे दिए तो उसमें आखिर में लिखा है योर ऑन चॉइस। टावर ऑफ हनाई भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कोई नई चीज़ पे आ जाए, जो नई बनी। हम